हाँ जी सर, कैसे हो आप सब? गरबा वरबा खेला या नहीं खेला? सब एकदम बढ़िया सर, एकदम ज़ोरदार खेला है। अभी तो एग्ज़ाम मई 23 में है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉरी, मई 24 में है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो गरबा खेला है, ये नवरात्रि तो एंजॉय किया है। चलिए सर, गरबा खेला है आपने, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, बिलेटेड हैप्पी नवरात्रि। हम भी गरबा खेले थे 4 दिन, सो इसीलिए लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। अपना जो आगे का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 और का वीडियो तो अपन ने डाल ही रखा है। चैप्टर 2 का ये थर्ड पार्ट होगा। काफ़ी इजी पार्ट रहने वाला है। इसमें बेसिकली जो 240 का है वो बचा हुआ पार्ट है, वो अपन कवर करेंगे। इसके अलावा 250 ऐसे 250 विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐसे है और अच्छी केस स्टडीज़ है। थोड़ा याद करने के शॉर्ट तरीके, मेमोरी टेक्निक्स बोलेंगे ना जिसको, एक लॉजिकल फ्लो होगा, जिसमें एक लॉजिकल फ्लो होगा, वो अपन करेंगे इसके अंदर। सो आप लोगों को मज़ा आएगा। और बिना मेमोरी टेक्निक के एक लॉजिकल जो फ्लो में अपन को याद करना है ना टॉपिक्स, वो अपन याद करेंगे। सो जोश से, होश से और ज़बरदस्त, जैसे गरबा खेला था वैसे ही अब अपन क्या करेंगे, ऑडिट के साथ खेलते हैं और बढ़िया से याद करते हैं। क्यों भाई, करना है ना याद अच्छे से। ऑडिट भी याद करना पड़ेगा, जैसे गरबा खेला वैसे ही ऑडिट भी याद करना पड़ेगा। सो बिना किसी समय को वेस्ट किए करें स्टार्ट ऑडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन रिलेटेड टू सीए एग्जाम्स। लीव्स भी आपको मिल जाएगी दिसंबर में या नवंबर में, जो भी मई 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और अपन ने स्टडी मटेरियल से पढ़ा है। सो जो बच्चे साइड बाय साइड, अगर आधे घंटे का ही वीडियोस होगा, सो आप क्या कर सकते हो कि साइड बाय साइड आप अपना स्टडी मटेरियल खोल के एटलीस्ट ये लेक्चर देख लोगे ना, तो एक बार कोर्स से गो थ्रू हो जाओगे पूरा का पूरा। लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे रखे, डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख लेना। नहीं तो सीए संजय गिलरा करके लिंक्डइन पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7990722766। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन आप मुझे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो। सो चलिए सर, बिना किसी टाइम को और आगे वेस्ट किए, बाकी ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना 2.11 जो टॉपिक है। अब मैंने बोला था आगे से पढ़ेंगे। ऑडिट प्रोसेसर रेस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हम लोग मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि सर अभी हमको रेस्पॉन्स करना है। अभी चलो मैनेजमेंट ने ओवरराइड तो कर लिया, मैनेजमेंट ने अपना काम कर लिया, अभी काम किसको करना है सर? काम करना है ऑडिटर को। अभी ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? अभी भाई मैनेजमेंट तो अपना काम कर चुका, मैनेजमेंट ने तो गफला मार दिया। अभी हमारा क्या, व्हाट वी शैल डू। मैनेजमेंट ने तो गोली मार दी, अभी हमें गोली मारने की जरूरत है। सो व्हाट वी शैल डू। सो देखो, मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन पे बैठा है। मैनेजमेंट का एक अपना लेवल है, अपना रुतबा है, वो KGF है। टू परपिट्रेट फ्रॉड, वो फ्रॉड कर सकता है। बिकॉज मैनेजमेंट की एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और प्रिपेयर कर सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स दैट अदरवाइज अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। हमको तो सब अच्छा अच्छा दिखाएंगे, बोलेंगे अरे सर हमारी कंपनी तो जबरदस्त, हमारी कंपनी में की IFC तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जबरदस्त कंट्रोल काम कर रहे हैं। लेकिन 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 एक्चुअल में तो मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिया अपने कंट्रोल्स को। दिस रिस्क इज प्रेजेंट इन ऑल एंटिटीज। ये रिस्क ऑल एंटिटीज, सभी एंटिटीज में ये प्रेजेंट रहेगा। ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल वे in which such override could occur, it is a risk of material misstatement due to fraud and thus a significant risk. हमेशा ध्यान रखना, risk of material misstatement related to fraud will always significant risk. सर इसमें कोई ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है आपको, हमें पता है, हम होशियार हैं। सो द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिटर प्रोसीजर। अभी ऑडिटर को क्या काम करना है? देखो भाई, मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया, मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिया कंट्रोल को, वो अपनी सीमा को लांघ चुका है। अभी अपने को भी सीमा लांघनी है और आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे ऑडिट में अंदर अपने को आउट ऑफ द बॉक्स मार्क्स लाने हैं, वैसे के वैसे ही अपने को क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने आउट ऑफ द बॉक्स जाके। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है कि फ्रॉड का पता यहाँ से चल सकता है। जनरली क्या होता है कि बिग 4 या बिग 6 या बिग 10 बिग 20 फर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं इन्वेंट्री करता हूँ सपोज, तो इन्वेंट्री टू ट्रेड पेएबल टू बैंक, ये जो 3-वे कोरिलेशन है ना, वो हम लोग मैच कर लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि जो भी जर्नल एंट्रीज गई है कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब मेरा जितना भी माल आया वो मैंने इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया और सामने ट्रेड पेएबल को किया और कोई सामने एक्सेप्शन नहीं है।
और ट्रेड पेबल टू बैंक, इन तीनों में जैसे इधर से 100 रुपया गया और इधर से 100 रुपया, तो ये 3 वे मैच हो गया और 3 वे मैच इज देयर इज नो एक्सेप्शन। सो हम लोग बेसिकली बिग फोर में इसको बोलते थे जेई टेस्टिंग। सो टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस। अब जो भी जर्नल एंट्रीज डाली है, कोई आपको अनयूजुअल लग रही है, कोई आपको वेरिएंस निकालते टाइम या मंथली वेरिएंस कर रहे हो या कोई एडजस्टमेंट पड़ा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यार भाई ये किस लिए दिया है, ये जनरल एंट्री का क्या सबूत है, क्या किस लिए, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, ये मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है, प्रॉफिट कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, रीजन क्या है इस एंट्री को डालने का। सो जनरल एंट्री टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉड। हम लोग फिर लीगल फ्रेजेस भी टेस्ट करते थे कि जैसे पूरे डेबुक का डंप निकाला और उसमें जैसे फ्रेजेस टेस्ट करते थे कि लीगल, फ्रॉड या फिर थेफ्ट, ऐसे सारे लीगल फ्रेजेस होते ना, जिससे जैसे और भी होते थे, फीस हो गया, फिर हेफ्टी पेनल्टीज हो गई, पेनल्टी, ऐसा सब। सो दीज आर द थिंग्स विच वी यूज टू डू, क्योंकि भाई मैनेजमेंट ने तो अपनी सीमा लांग दी, तो अभी हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर ये भी चेक करते थे कि कोई एंट्री डे एंड पे ना पड़ी हो, सॉरी बेसिकली हॉलीडे पे नहीं पड़ी हो, कि भाई छुट्टी के दिन एंट्री कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है, छुट्टी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, दिवाली पे एंट्री कर रहा है। पता चले कि अकाउंटेंट फाइनेंस वाला पर्सन है, वो एंट्री कर रहा है इन्वेंट्रीज की, जबकि उसको राइट्स भी नहीं है एंट्री को डालने के। और पता चला कि जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो फाइनलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका नाम आ रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी यूज टू डू व्हाइल टेस्टिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज। Review accounting estimates. Review accounting estimate for biases and evaluate whether the circumstances producing the biases, if any, represent a risk of material misstatement due to fraud. भाई आपको रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर आपको लगता है कि एंटिटी फ्रॉडुलेंट हो सकती है, तो सबसे बड़ा गफला वो किस में करेगी, सबसे बड़ा गफला वो करेगी एस्टिमेट्स में। किस में? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखना। सो हमने सबसे पहला देखा जर्नल एंट्री, दूसरा हम लोगों ने देखा रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। फिर ये देखना है कि जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ऑडिटर को क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि वेदर द बिजनेस रेशनल है, suggest that they may be have been entered into to engage in fraudulent financial reporting, क्या वो इंडिकेट कर रहा है fraudulent financial reporting और to conceal misappropriation of asset। सिंपल सी बात है, जो मेरी जर्नल एंट्री है या जो मैंने ट्रांजैक्शन एंटर किया है, वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ऑडिट की क्या प्रोसीजर रहेगी, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर व्हेन वी हैव टू रेस्पॉन्ड द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइड करता है कंट्रोल को, तो व्हाट वी कैन डू एज एन ऑडिटर, हमें भी अपनी सीमा लांघनी पड़ेगी। हमें जर्नल एंट्रीज, एक जर्नल एंट्री का टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट पे खास फोकस रखना है कि एंटिटीज ने अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई चेंज तो नहीं किए है ना, और दूसरा जो अजम्पशंस है, जो मेथड्स है, जो सोर्स डेटा है, वो बराबर है या नहीं है। और तीसरा कि भाई जो भी मेरे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कोई इंडिकेट तो नहीं कर रहे ना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अभी अपन ने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, तो अपन हजारों बार एग्जांपल लेते हैं कि सर मैंने एक्स को माल बेचा 100 रुपए में, वाई को बेच रहा हूँ 50 रुपए में, तो दोनों में डिफरेंस क्यों? अनटिल एंड अनलेस क्वांटिटी डिस्काउंट या कोई क्वालिटी में फर्क हो तो ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कस्टमर भगवान है और मेरे लिए कस्टमर को एक समान ही प्रोडक्ट को सेल करना है। सो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर दैट ही हैव टू डू। इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, खाली रीड ओनली टॉपिक है, फटाफट से रीड करेंगे, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। सो 3 प्रोसीजर हमने की वापस से, टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वेदर दीज आर इंडिकेटिव ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर आता है 2.12 टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। So the auditor shall evaluate whether analytical procedures that are performed when forming an overall conclusion as to whether the financial statement as a whole are consistent with auditor's understanding of the entity and its environment। अभी पता चला कि भाई मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन फिर भी मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है, और वो की वही प्लांट कैपेसिटी उतनी है, फिर भी मेरा प्रोडक्शन की फिगर, मतलब मेरी कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ गई है। कैसे? ना कोई मैंने खर्चा किया, ना ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर किया, ना कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की है, तो फिर कैसे हो सकता है कि प्लांट की कैपेसिटी 150% चल जाए, जो प्लांट जनरली ऑपरेट करता है 100 या 110% पे।
When the auditor identifies a misstatement, the auditor shall evaluate whether such a misstatement is indicative of fraud. क्या ये इंडिकेट कर रहा है फ्रॉड को? प्रोडक्शन के फिगर इन्फ्लेटेड है, मतलब मेरा एक्सपेंसेस, मैंने परचेज ज्यादा बुक की है तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा. If there is such an indication, the auditor shall evaluate the implication of misstatement in respect to other aspects of audit. अगर मैनेजमेंट इस चीज में गड़बड़ कर सकता है तो वो दूसरे एरियाज में भी गड़बड़ कर सकता है. हमें एनालिटिकल प्रोसीजर और परफॉर्म करनी पड़ेगी. देखो कभी भी आप कोई भी एरिया करते हो ना ऑडिट का, सपोज आप अदर एक्सपेंस कर रहे हो, अदर इनकम कर रहे हो, लाइबिलिटी कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, आप कितने ऑडिट है उस अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए आप कितने ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो, कितने कितने वेरीफाई कर सकते हो. जैसे ट्रेड पेएबल है, मैं क्या करूंगा, वेरिएंस करूंगा मार्च 2023 माइनस मार्च 2022. दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिटर डेज निकाल सकता हूँ कि एवरेज क्रेडिटर डेज कितने. मैंने ऑब्जर्व किया जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, जब मैंने वाउचिंग वेरिफिकेशन की तो मोटा मोटी 45 डेज थे, लेकिन जब मैं एक्चुअली निकालने जा रहा हूँ तो वो 90 डेज जा रहे हैं. तो व्हाट आर द रीजंस, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दोज रीजन. फिर मैं तीसरा क्या करूंगा, बैलेंस कंफर्मेशन भी लूंगा और सब्सिक्वेंट पेमेंट की भी टेस्टिंग करूंगा. और मैं सब्सिक्वेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जैसे कि कोई सब्सिक्वेंट खर्चा देख लूंगा और वो एक्चुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए इस ईयर में, तो मेरे ट्रेड पेएबल का इंक्रीज हो जाएगा बैलेंस. तो ये सब चीजें मैं करूंगा. और ये सब चीजें और मेरी जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की कि भाई इनके क्रेडिट टर्म 45 डेज है लेकिन एक्चुअल में निकालने जा रहे हैं तो 90 डेज आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों. सो ही हैव टू आस्क द रीजन. इफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर को गलती मिलती है तो ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव कि दैट इट मे बी रिजल्ट ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड हो सकता है और मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है. सो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड रिजल्टिंग इंपैक्ट ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर. ठीक है. फिर ऑडिटर को यह भी कंसिडर करना कि भाई वेदर सर्कमस्टांसेस और कंडीशन इंडिकेट पॉसिबल collusion involving employees, management or third parties when reconsidering the reliability of audit evidence previously obtained. When the auditor confirms that he is unable to conclude whether the financial statement free from material misstatement due to fraud, so auditor shall evaluate the implication for audit. He will disclaim the opinion or he will qualify the opinion. ये इंपॉर्टेंट है 2.13 कि सर्कमस्टांसेस, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है इन विच ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. देखो सबसे पहले अभी क्या होता है कि फ्रॉड हो गया और ऑडिटर को लगता है कि भाई अगर मैंने ये एंटिटी साइन की सो आई विल नॉट बी अलाउड, मतलब मेरे को तो नाफरा वाला है, मुझे तो गवर्नमेंट उठा के ही ले जाएगी. दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई मैं क्वालिफिकेशन करने के लिए रेडी हूं लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट अग्रीइंग विद मी और मैनेजमेंट मेरे को पैसा नहीं देगी. पैसा इज सेकेंडरी फैक्टर, लेकिन मैनेजमेंट मेरे को नहीं रुकने देगी, बोल रही है कि आप रिजाइन कर दो. सो व्हाट शुड आई डू. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है. आज मैं आईसीआई का जागरूक सीए हूं. सो व्हाट आर माई जिम्मेदारी. सो मेरी जिम्मेदारी ये है कि भाई आपको डिटरमाइन करना है प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. आपकी जिम्मेदारी क्या है, प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस, दैट इज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट. क्या मुझे शेयर होल्डर को जाके बताने की जरूरत है कि भाई मैं इस वजह से रिजाइन कर रहा हूँ, वेदर आई हैव नीड टू डू द सेम. और उसको फिर कंसिडर करना, पहले तो उसको जिम्मेदारी का एहसास करवाना है अपने आप को, फिर वो कंसिडर करेगा कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, क्या ये सही रहेगा कि आई शेल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. भाई पता चलता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो आप एंगेजमेंट से विड्रॉ मत करो, क्योंकि सपोज अगर आपने विड्रॉ किया तो उसके शेयर प्राइस भयंकर गिर जाएंगे और इन्वेस्टर को जबरदस्त लॉस हो जाएगा. सो इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट यू शेल कंसिडर दैट. एंड भाई सीए की ताकत जबरदस्त है, अगर वो रिजाइन करता है ना तो मार्केट पूरा हिल जाता है. सो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो सी बोल रहा है इफ द ऑडिटर विड्रॉ, अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ही हैव टू डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. वो छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करेगा, वो सीधा सीएफओ से बात करेगा और टीसीडब्ल्यूजी से बात करेगा एंड उनको रीजन दे देगा कि भाई आपका मैनेजमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड वी आर रिजाइनिंग फ्रॉम द सेम. और कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है, पता चलता है अगर आपको C&AG ने अपॉइंट किया है या आपको किसी एजेंसी ने अपॉइंट किया है या किसी आपने स्पेशल पर्पस के लिए आप अपॉइंट हुए हो, सो यू हैव टू कंसिडर योर प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स टू दोज पर्सन. सो दीज आर द थिंग्स. हम लोगों ने सिंपल क्या पढ़ा कि सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है. बेसिकली क्या कि भाई डिटरमाइन करना है आपकी प्रोफेशनल एंड लीगल एंड
प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला पॉइंट क्या हुआ, प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे एहसास करनी है। दूसरा, कंसीडर करना कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, अगर अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना तो मुझे क्या करना है, और अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो मुझे क्या करना है। आई हैव टू डिस्कस विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ पर्सन, और आई विल डिटरमाइन माई प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द विड्रॉअल। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। अभी आप मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो हमारा रामबाण है, हमको जो बचा सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, भाई तू लिख के दे दे, मुझे समझ नहीं आता, भाई तू सिंपल लिख कर दे दे मेरे को कि तू भाई तूने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, और ड्यू टू दिस इन्फॉर्मेशन आई एम अनेबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सफिशिएंट ड्यू टू lack of sufficient and appropriate audit evidence, I am providing qualified opinion. So auditor shall obtain written representation. जो लेगा वो लिखित में लेगा, मैनेजमेंट का कहा हुआ. So he will acknowledge their responsibility for the design एंड TCWG दैट कि भाई उनको पता है उनकी जिम्मेदारी, मतलब मैनेजमेंट से लिख के लेगा कि भाई मैनेजमेंट तुझे तेरी जिम्मेदारी का एहसास है कि तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है एंड आई एम रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली उल्टा होता है, आई नो दैट। हाँ, सो उल्टा कमेंट मत करना कि भाई क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो सर आप। हाँ, फाइनेंशियल्स भी हम बनाते हैं और हम ही रिव्यू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी एंटिटीज़ में बिग 4 के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनमें फाइनेंशियल्स की जो बोलते हैं ना कि क्वालिटी, सो दे हैव टू प्रिपेयर, सो दे एक्नॉलेज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, और उन्होंने डिस्क्लोज भी करा है। सबसे पहले तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी उनकी है, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एक्चुअली प्रैक्टिकली जबरदस्त काम आता है। इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी? यार ऑब्वियसली बात है, धंधा वो चलाते हैं, मैं थोड़ी ना चलाता हूँ धंधा, मुझे क्या पता चलता है? मुझे तो खाली फाइनेंशियल का पता चलता है या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है, मुझे थोड़ी ना पता है उनके ऑपरेशनल बिजनेस के बारे में। फिर मैं क्या पूछूंगा कि आई वेदर दे हैव, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया सारी चीजें, ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटेरियली मिसस्टेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। क्या उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया कि भाई फ्रॉड हुआ था और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना इंपैक्ट आया है? सो वेदर दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, क्योंकि अपना 240 का चल रहा है, सो 240 में ये चीजें आपको ले लेनी है, किसके अंदर? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। और उन्होंने डिस्क्लोज भी कर दिया है कि जो उनको फ्रॉड पता है या सस्पेक्टेड फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड हो चुका है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिस्क्लोज कर दी है। किसको? कि भाई किसको कर दी? ऑडिटर को। जिनका क्या हो सकता है भाई, और सस्पेक्टेड फ्रॉम किससे हो सकता है भाई? एंटिटी से हो सकता है, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कर सकते हैं, जिनका सिग्निफिकेंट रोल है किसके अंदर? इंटरनल कंट्रोल के अंदर, और अदर्स वेयर द फ्रॉड कुड हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फ्रॉड सारा का सारा बता दिया है। सो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी, दूसरा फ्रॉड बता दिया है, तीसरा नॉलेज ऑफ फ्रॉड, और फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ एनी अलिगेशन ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उन्होंने ऑडिट को डिस्क्लोज कर दिया है या नहीं? सिंपल था, मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे दो ही चीज़ें लेनी कि इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी आपकी, और आप ही देखोगे कि भाई मुझे ऐसा कंट्रोल बनाना है ताकि फ्रॉड हो ही ना, और दूसरा फ्रॉड को आपने सारा डिस्क्लोज कर दिया या नहीं। और फिर आता है टॉपिक नंबर 2.15, कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड TCWG। अगर मुझे कोई फ्रॉड मिलता है तो व्हाट आर द कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट? अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है फ्रॉड जो इंडिकेट कर रहा है कि फ्रॉड में एग्जिस्ट, तो ऑडिटर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा दीज मैटर ऑन ए टाइमली बेसिस। किसको? अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। वो जाके पीएन को थोड़ी ना बोलेगा अरे भाई तेरी एंटिटी में फ्रॉड हुआ। पीएन बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरी सैलरी आ रही है ना। सो ही विल कम्युनिकेट दीज मैटर ऑन टाइमली बेसिस टू appropriate level of management in order to inform these with primary responsibility for the prevention and detection of fraud of matter relevant to their responsibilities। कि भाई मैं तुमको आगाह कर रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख के देने वाले हो। सो जिम्मेदारी आपकी, तो काम भी आपका, फ्रॉड ढूंढने का काम भी आपका है। अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि भाई मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व है या TCWG इन्वॉल्व है, तो वो हायर अथॉरिटी पे जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है।
फिर कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। सेक्शन 143(12) के अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है अगर 1 करोड़ से अमाउंट का 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो तो। वेदर आई हैव टू रिपोर्ट द सेम? यस, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द अकरेंस और सस्पिशन टू ए पार्टी आउटसाइड द एंटिटी। क्या मुझे आउटसाइड द एंटिटी बताने की जरूरत है? अरे भाई गांव वालों सुनो, फ्रॉड हुआ है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ऐसे बोलता है, रुक जा मेरे भाई ऑडिटर, इतना उत्साही मत हो, मुझे पता है तूने बहुत बढ़िया फ्रॉड ढूंढा है, लेकिन सुन मेरी बात सुन। ऐसे 240 वापस बुलाता है कि भाई द ऑडिटर की प्रोफेशनल ड्यूटी देखनी है उसको, क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं जब भी हम लोग ऑडिट करने जाते हैं। अगर मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स या मेजर ऑफ द लोगों को पता भी नहीं है कि वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी क्लाइंट का डेटा होता है ना, क्योंकि अपने को पास सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं, पार्टी किससे खरीद रही है, किससे बेच रही है, क्या कर रही है, कितना कॉस्ट लगा रही है, सो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। सो हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी काफ़ी क्लाइंट साइन करवाते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। और हमारा सर ये जो 5 अपन ने पढ़े थे ना कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑडिटर की एथिक कोड ऑफ कंडक्ट में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर एक ये भी आता था, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में प्रिक्लूड सच रिपोर्टिंग। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी आपको प्रिक्लूड कर सकता है कि भाई आजा, वापिस आजा, तू अपने एंटिटी को बता दिया, अपना काम खत्म हो गया। लेकिन 143(12) बोलता है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अब भाई तो 10,000 का फ्रॉड हुआ तो दैट इज नॉट ए फ्रॉड। ठीक है, 10,000 का हो गया तो हो गया, उससे मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ा है फाइनेंशियल को। लेकिन अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है और उसके अंदर 10 करोड़ का फ्रॉड हो गया तो बेटा तुमको तो बताना ही पड़ेगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा और मैनेजमेंट और TCWG को भी बताना पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है कि अगर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिटर हैज ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट द अकरेंस ऑफ फ्रॉड टू द सुपरवाइजरी अथॉरिटी। RBI को आपको बताना पड़ेगा अगर बैंक में कोई भी फ्रॉड होता है तो। डॉक्यूमेंटेशन है, रीड ओनली पैरा है, छोड़ देना। अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, जबरदस्त एकदम जोरदार। मिस्टर डेकोर लिमिटेड, ओके, लिस्टेड एंटिटी है, प्रेजेंटली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़ा बनाती है, वांट्स टू सेट अप ए न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक प्रोवाइडिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्सचर एंड फील। दिस काइंड ऑफ फैब्रिक हैज बिकम a hit with retail customers. The company need to set up plant for manufacturing the above kind of fabric involving huge capital outlays to stay competitive in the market. अब आप निकले ऑडिटर और आपने देखा कि भाई रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1000 करोड़ से 750 करोड़, 750 करोड़ से 1000 करोड़ में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बाय द टाइम यू स्टार्टेड द ऑडिट दैट देयर वाज ए नो चेंज इन प्लांट कैपेसिटी। जो मेरा एग्जांपल है कि भाई तुम्हारे प्लांट कैपेसिटी चेंज नहीं, फिर भी तुम्हारा रेवेन्यू 250 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। 250 करोड़, तुम सुन रहे हो, समझ पा रहे हो विनोद? समझ रहे हो तू? नहीं, तू नहीं समझा ना, तू समझ मेरी बात। प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की तूने, वो 250 करोड़ से तूने रेवेन्यू इंक्रीज कर डाला। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे? And information regarding need to set up new plant has become known to you during inquiry of company's personnel. लेकिन आपको ये पता चला कि कंपनी के आदमियों से आपको ये पता चला कि भाई हम प्लांट सेटअप करने वाले हैं। Discuss how you should proceed to deal with the above situation as auditor of the company paying special attention to risk of material misstatement due to fraudulent financial reporting. अब जबरदस्त इसका आंसर पढ़ना। आप लोग बोलोगे भाई साहब ICI क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ICI एक्सपेक्टिंग टू अस। पहले तो रटने से काम चल जाता था और मेमोरी टेक्निक्स, फ्लो चार्ट, अब ये काम नहीं चलने वाला। आप आंसर देखो, आपको मज़ा ना आ जाए तो मेरा नाम भी चेंज कर देना। मेरा नाम संजय यार, अच्छा नाम है। देखो सुनाता हूँ, आंसर सुनाता हूँ, कहानी सुन के जाओ यार, मज़ा आएगा तुम लोगों को। जो भी रट के जाने का, फ्लो चार्ट से पढ़ने का, छोटे छोटे ऑथर की बुक से पढ़ने का, SM नहीं पढ़ने का, अभी देखना ये अंजाम होगा। वो ऐसे ही बोलेगी ना कि ICI की SM बोलेगी कि ठुकरा के मेरी बुक, तू मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला सीन होगा आप लोगों के साथ अगर आप ICI की SM नहीं पढ़ के जाओगे तो ये ध्यान से सुनना। The given situation highlights need for the company to set up a new plant. भाई कंपनी को जरूरत तो है सेटअप न्यू प्लांट की फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक। ये आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिली। टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, अगर मार्केट में टिकना है तो सेटिंग अप ऑफ सच प्लांट इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल आउटलेस। लेकिन अभी प्लांट्स और सेटअप करना है। अब मेरा टर्नओवर है 1000 करोड़ और 200 करोड़ 300 करोड़ का प्लांट है, पैसे कहाँ से लाऊं मैं?
विच कुड एंटेल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो इसके लिए देखो ऑडिटर, अगर अच्छा ऑडिटर क्या होता है भाई, ऑडिटर को ये पता चला कि भाई मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, सो इनको नया प्लांट सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी। ऑडिटर की भी अत्ती जली, नया प्लांट सेटअप करना है तो कम से कम इस प्लांट की कीमत क्या होगी। उसने आदमियों से पूछा तो बोला 250 से 300 करोड़। अच्छा 250 से 300 करोड़, तो मतलब 250 से 300 करोड़ का मतलब हो गया कि कंपनी के पास तो टर्नओवर 1000 करोड़ है, और मैं कंपनी का कैश फ्लो देखता हूँ, कंपनी के एसेट्स देखता हूँ, तो कैश एंड बैंक में तो इतना खास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, बोरोविंग। तो ये बोरोविंग करना है अभी इसको। अब बोरोविंग तभी कर पाएगी, और ऑलरेडी बोरोविंग चल रही है, तो कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। किसको, बैंकर्स को। अभी बैंकर्स को रिजल्ट अच्छे कैसे दिखाएगी, जब रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा, तो अभी रेवेन्यू इन्फ्लेट हो सकता है। तो ऑडिटर की बत्ती जली कि भाई मैनेजमेंट। अब उसने देखा कि मैनेजमेंट तो कटली मार दी, और पता चला कि भाई मेरा जो रेवेन्यू है वो कहाँ से हो गया, 750 से 1000 करोड़ हो गया, विदाउट एनी इंक्रीज और विदाउट एनी एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी। कैसे भाई, कैसे विनोद। तो ऐसे हुआ विनोद कि भाई उसको चाहिए था कैपिटल और उसको दिखाने थे प्रॉफिट्स अच्छे, तो किस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, इनकम साइड, तो रेवेन्यू या क्लोजिंग स्टॉक, और मैनेजमेंट ने कर दिया रेवेन्यू में इंक्रीज। इसका मतलब मैनेजमेंट पे क्या आया, एक्सेसिव प्रेशर आया कि भाई मैनेजमेंट पे, TCWG या जो कंपनी का मालिक है उसने मैनेजमेंट पे प्रेशर डाला कि भाई एक्सेसिव प्रेशर आया मैनेजमेंट से। देखो ये फायदा होता है कंसेप्चुअली पढ़ने का। अब आप लिंक कर पा रहे होंगे अगर आपने मेरा सेकंड पार्ट देखा होगा। जिसने सेकंड पार्ट नहीं देखा है और ये पार्ट देख रहा है तो प्लीज मत देखना। अब मैनेजमेंट पे आ गया, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है मैनेजमेंट के लिए बैठा है, विच टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो इंडिकेट कर सकता है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हो सकती है। इन सच ए सिचुएशन मैनेजमेंट में बी टेम्प्टेड टू इन्फ्लेट इट्स रेवेन्यू बाई शोइंग रोजी पिक्चर, गुलाबी पिक्चर। इट इज ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड नीड टू बी इवेल्युएट बाय द ऑडिटर। ये मेरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ये सिचुएशन है ना, जबरदस्त बोलते हैं ना जिसको। The revenue of the company have jumped from 750 करोड़ in last year to 1000 करोड़ in year without any change in plant capacity। कैसे भाई, ये अदर इन्फॉर्मेशन से ऑडिट। अभी ऑडिट क्या है कि मैचिंग मिक्स एंड मैच नहीं रहा है। अभी आपको क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन को भी कोरोबरेट करते हुए आपको ऑडिट करनी है। The auditor may consider aforesaid fraud risk factor for assessing risk of material misstatement। जब risk of material misstatement को बनाएगा, so he have to consider this factor as well। In case of auditor assessing risk of material misstatement due to fraudulent financial reporting, audit procedure to address such risk like performing substantive analytical procedure। अभी वो substantive analytical procedure क्या क्या कर सकता है। देखो पहली बात कि सबसे पहले टॉप 10 कस्टमर के उनसे देखो रेवेन्यू में कौन कौन से हो सकते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, बताते हैं मालिक, बताते हैं, सुनो। देखो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं कि जैसे भाई आप रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करो, रेवेन्यू का ट्रेंड क्या चल रहा है, मंथ ऑन मंथ कंपेयर करो। भाई एक महीने में मेरा माल बिक रहा है 10 करोड़, पता चला कि मई के अंदर बिक रहा है खाली 5 करोड़ का, तो रीज़न क्या है। दूसरा कस्टमर वाइज देखो कि टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं, मंथ में टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं, मंथ वाइज कस्टमर कौन से हैं, ईयर ऑन ईयर कौन से कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है क्या, नया कस्टमर आया है क्या कोई। और ईयर ऑन ईयर और डेली बेसिस पे आप प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हो कि मेरे एक ही आइटम के सेम आइटम सेम मटेरियल सेम वेंडर या डिफरेंट वेंडर, लेकिन सेम डेट है, मतलब जब मैंने सेल करी वो सेम डेट पे करी, तो उसमें वेरिएंस कितना प्राइस में, और मेरी लोकेशन भी सेम है, मेरे इनको टर्म्स भी सेम है, और मेरे क्या बोलते हैं जो फ्रेट वगैरह की कंडीशंस है वो भी सारी की सारी सेम है, वो बेसिकली इनको टर्म्स में ही आ गई। सो दीज आर द सेम, सो व्हाई शुड देयर बी डिफरेंस। फिर डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, तो प्राइसिंग में तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। सो यू शुड आइडेंटिफाई दीज आर द एनालिटिकल प्रोसीजर विच वी एक्चुअली यूज वाइल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑन रेवेन्यू। So use of computer assisted audit technique to identify unusual revenue transaction and testing control pertaining to revenue transaction need to be performed। अभी पता चलता है कि आपने बोला कि जब माल तेरे वहाँ पहुँच जाएगा तब मैं रिकॉर्ड करूँगा रेवेन्यू। रीज़न भी जैसे मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है, जब कस्टमर के
गुड्स पहुंच जाएंगे। तो मुझे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? कस्टमर की डिलीवरी डेट पे। पता चला मैं रेवेन्यू, मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना और मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया जब मैंने माल को लोड किया था। सो बेसिकली ट्रक्स में लोड किया तब मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया और मैंने कहा बल्ले बल्ले शावा शावा, मैंने रेवेन्यू बढ़ा दिया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। सो दीज आर द रोजी पिक्चर्स। सो केस स्टडी समझ आई होगी, पता चलेगा भाई। धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, बहुत मतलब लिटरली बहुत ICAI इज वेरी फास्ट, मतलब इतना अच्छा मटेरियल। अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस करके जाते हो तो लिटरली आपको कोई, आप खुद फेल होना चाहोगे तो भी आपको फेल नहीं हो पाओगे अगर आप ICAI के मटेरियल से पढ़ के जाते हो। और अच्छी बात यह है कि आपको लेक्चर्स भी फ्री में मिल रहे हैं, वो भी ICAI के SM से, वो भी वर्ड टू वर्ड। तो और क्या चाहिए यार आपको? इतना मेरे को मिल जाता तो मैं तो रैंक ले आता, हालांकि मेरी रैंक नहीं आई थी। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। भाई हिट लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो अगर आपको ये केस स्टडी समझ आ गई है। अगर केस स्टडी समझ नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने। अगला बोलता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, CA रिधिमा। ओहो, इंटरनल ऑडिटर है किसकी? ट्रैक स्टोर लिमिटेड की। हैज पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर उसने डेफिशिएंसी निकाली कि भाई रिसीवेबल है ना, वो रिकंसाइल नहीं कर रहे आप इंटरवल पे। मतलब आप रिसीवेबल्स को हर 3 महीने के अंदर या हर 6 महीने के अंदर आप रिकंसाइल नहीं कर रहे। दूसरा, कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड ए क्रेडिट लिमिट बेस्ड अपॉन देयर ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। हाउएवर नो रिव्यू ऑफ कस्टमर क्रेडिट लिमिट इज अंडरटेकन एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स। अब कस्टमर की जो क्रेडिट लिमिट है वो कब एसेस की थी? 2014 में। अभी पता चला कस्टमर डूब गया, फिर भी उसको क्रेडिट हम लोगों ने साल भर की दे रखी है, 6 महीने की दे रखी है। वेदर इट इज वायबल, इट इज नॉट वायबल। The statutory auditor of the company finds that no action has been taken by the company on the said deficiencies pointed out in the reports of internal auditor. कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सो ये सिचुएशन आपको क्या एल्यूड कर रही है? टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो क्वेश्चंस की क्वालिटी देख रहे हो ना, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल कि भाई आपके सामने ये इश्यू आया है, सो हाउ विल यू हैंडल दिस? जस्ट अ मिनट, पता नहीं नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स डू मैनुअली। ये भाई भी मेहनत करवाएगा, मेहनत के बिना वैसे भी कहाँ कुछ मिलता है यार। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का पार्ट 2, क्वेश्चन का आंसर देखना जबरदस्त, मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। मैनेजमेंट को हमने बता दी कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में तेरे, ऑन टाइमली बेसिस इज ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये भी एक क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फॉर मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देख लो, आपको यहाँ रटावा कहीं काम नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी रटावा तो लिखना ही नहीं है। When management does not correct significant deficiencies in internal control on a timely basis, it reflects an attitude, character और set of ethical values. मैंने बोला भाई, मैंने बोला तुमको, बोला मैंने बार बार हर वीडियो में बोला कि तुम मॉक टेस्ट दो, तुम ICAI की SM पढ़ो, लेकिन तुम्हारा तो एटीट्यूड ही ऐसा है कि नहीं सर, हम तो पूरी क्लास लेंगे, हम तो उनके दूसरे की ऑथर की बुक से पढ़ेंगे, फिर हम ICAI की RTPs MTPs सोल्व नहीं करेंगे और हम एग्जाम में अटेम्प्ट देते रहेंगे। सो ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट ही एटीट्यूड कर रहे हैं। सो सेम टू सेम चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे? हो रही है कि भाई मैंने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज चिल्ला के मेल पे बोल दिया है कि भाई चेंज करो, तुम्हारे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एटीट्यूड। मजा आ गया? That allows them knowingly and intentionally to commit a dishonest act. वो उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि भाई मुझे तो कामचोरी करनी है। Failure to rectify non-internal control deficiencies pertaining to reconciliation of receivable and review of customer credit limit has the potential. इसका मतलब पोटेंशियल है किसका? फ्रॉड का। कि भाई मैनेजमेंट का खुद का इंटेंशन है कि मुझे सही नहीं करना, अगर मैंने ये सही कर दिया तो मेरा जो मैंने ये पूरा मोडस ऑपरेंडी बना रखा है वो मेरा बिगड़ जाएगा। लैक ऑफ टाइमली रिकंसिलेशन ऑफ रिसीवेबल में लीड टू इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। भाई वो इंटेंशनली मिसस्टेट करना ही चाहते हैं मेरे फाइनेंशियल को। फर्दर, नॉन रिव्यूइंग कस्टमर लिमिट में लीड टू ग्रांट ऑफ क्रेडिट बियॉन्ड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर। भाई कस्टमर की ताकत नहीं है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, और हम लोग, कस्टमर है 1 लाख का, उसका टर्नओवर 1 करोड़ का है और हम लोग माल बेच के बैठे उसको 10 करोड़ का, कहाँ से पैसा देगा भाई? वो
14 साल पहले 10 साल पहले हम लोगों ने क्रेडिट लिमिट असेस करी थी कि भाई उसके अच्छा टाइम था उसका, तब हम लोगों ने उसको बोला 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं। लेकिन आज के टाइम में उसको कोई 15 दिनों का भी क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसके लिए क्रेडिट पीरियड रिवाइज नहीं करा है। हम लोगों ने फिर भी क्रेडिट पीरियड रिवाइज नहीं करा है। सो दीज आर द इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। ये इंडिकेट कर रहा है, ऑडिटर की बत्ती जग जाएगी कि भाई इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा है, मैंने पढ़ाया था। इट मे रिजल्ट इन इंटेंशनल टाइंग अप ऑफ कंपनीज फंड विथ रिस्की कस्टमर ड्यू टू कल्यूजन। मतलब रिस्की कस्टमर के पास कंपनी का फंड पड़ा है और जबरदस्त मात्रा में पड़ा है, इसका मतलब फ्रॉड होने के पूर्णतया चांसेस है। The above situation is a fraud risk factor for fraudulent financial reporting. So the above situation is a fraud risk factor. देखो क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिकल आया है, ये एक कंक्लूजन है, ठीक है ना। नो डाउट आपको एग्जाम में टेक्निकल जार्गन्स और वो सब तो यूज करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा ना, तो मेजर पोर्शन है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा जनरली स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन और उसके सिमिलर या उसके पैरेलल लाइन में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टडी मटेरियल के एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन इन द लाइन ऑफ स्टडी मटेरियल पढ़े जाते हैं। सो ट्राई करना कि नए मटेरियल आप एक बार स्टडी मटेरियल तो अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ना, बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त बनाया है। सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। रीजन बिंग मैंने बोला ही था कि 240 का ये इंपॉर्टेंट चंक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और हम लोगों ने इसको थोड़ा डीपली जाके पढ़ा है। अब ये ध्यान रखना, अगला जो सेशन होगा इसके अंदर 250 खत्म हो जाएगा और 260 खत्म हो जाएगा, और उसके अगले सेशन में इसका चैप्टर दी एंड हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी दो पार्ट डाल रखे, ये थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट और आएंगे। सो 5 पार्ट्स में। रीजन बिंग मैं 30, 35, 40 मिनट्स की ही वीडियो बना रहा हूँ। सो उसके अंदर आपका, ताकि आपको बोर भी ना हो, और आप रोजाना आधा घंटा निकाल के आप एसएम से इतना भी पढ़ लोगे तो आपके लिए ऑडिट इजी हो जाएगा और आपको याद भी होता रहेगा। सो फटाफट से याद भी हो जाएगा आपको और खत्म भी हो जाएगा। स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, पॉइंटर्स वहीं पे नोट डाउन करना है और शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चलना है, इजीली आपका ऑडिट कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चले अभी। और हाँ बोस, कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो यार, पूछ लिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ 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 लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, थोड़ा शेयर कर दिया करो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर ही देने का यार, थोड़ा सा कर देने का, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में खाली एक वो बोलते हैं ना, एक टिक करना पड़ता है खाली, ऐसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। शेयर आपके यार बड़े बड़े लोग हो, आप लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो थोड़ा छोटे भाई की आपकी वीडियो चली जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय, अलविदा। वापस मिलेंगे ऐसे 250 के साथ, बहुत ज़बरदस्त और जोश में। मोस्टली ट्राई करूंगा कि मैं अब हर डे वीडियो डालता रहूँगा। सो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग मेरा रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, सो आपका ऑडिट भी खत्म हो जाएगा इजी वे के अंदर। सो बने रहिए संजय गिलरा के साथ, नाम है तो सुना ही होगा। सो ऑडिट की कहानी और संजय की जुबानी, इसी के साथ बाय बाय, अलविदा, टाटा।